नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों, हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड हैंड टूल्स की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इसका आज पार्ट 2 होने वाला है। इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है विद एक्सप्लेनेशन। आप वहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ वर्क प्लेस सेफ्टी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थल सुरक्षा का हिस्सा होता है? ए टेंशन, बी नेग्लिजेंस, सी डेविएशन एंड डी कलर कोड। कलर कोड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्क प्लेस सेफ्टी का। अलग अलग तरीके के कलर कोड होते हैं। फॉर एग्जांपल, रेड क्या इंडिकेट करता है? डेंजर को इंडिकेट करता है। येलो किसको इंडिकेट करता है? ये एक वार्निंग साइन होता है। ग्रीन किसको इंडिकेट करता है? ये सेफ्टी को इंडिकेट करता है। ब्लू इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलर कोड। क्वेश्चन नंबर 17 है, द प्रोसीजर ऑफ डाउजिंग फायर बाय यूजिंग ब्लैंकेट इज कॉल्ड। कंबल का उपयोग करके आग बुझाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? ए एयर ब्लैकिंग, बी फायर फाइटिंग, सी स्मूदरिंग एंड डी एक्सटिंग्विशिंग। अगर हम कंबल से या किसी भी कपड़े से आग को बुझाते हैं, उसे बोला जाता है स्मूदरिंग। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? हम जहाँ पे भी आग लगी होती है उसको कंबल से बुझाते हैं। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? हम ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसे कट ऑफ कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं तो आग लगेगी ही नहीं। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, When fire is broke out at workplace, action required is race. What is the race stand for? जब कार्यस्थल पर आग लग जाती है तो अपेक्षित कार्यवाही रेस होती है। रेस का पूर्ण रूप क्या होता है? ए रेस्क्यू, अलार्म, कन्फाइन एंड एग्जीक्यूट, बी रेस्क्यू, अलार्म, कन्फर्म एंड इवैक्यूएट, सी रेस्क्यू, अलार्म, कन्फाइन एंड इवैक्यूएट एंड डी रेस्क्यू, अलार्म, कन्फर्म एंड एक्सटिंग्विश। तो रेस की फुल फॉर्म होती है रेस्क्यू, अलार्म, कन्फाइन एंड इवैक्यूएट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? इसमें रेस्क्यू है। इसमें हम इमीडिएट क्या करते हैं? इंडिविजुअल की सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं और किसी अदर पर्सन की इवैक्यूएशन में मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है अलार्म। अगर सारे इंडिविजुअल सेफ है तो हमें बाकी को भी अलर्ट करना होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं? अलार्म का यूज करते हैं। इसमें अब अलग अलग तरह की साउंड का या इमरजेंसी सर्विस का यूज करते हैं। थर्ड आता है कन्फाइन। अब हमने पीपल को भी सेव कर लिया, अलार्म भी रेज कर दिया। अब हम बाकी चीजों पर ध्यान देते हैं कि आग को कम से कम कैसे करा जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर देते हैं, डोर्स को बंद कर देते हैं, विंडो को बंद कर देते हैं, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाए और स्मोक सब जगह पे ना फैले। और लास्ट आता है इवैक्यूएट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इवैक्यूएशन ही होता है। अगर आग लग रखी है और वो कंट्रोलेबल नहीं है तो सबसे जरूरी चीज सीधा इवैक्यूएट हो जाओ। डोंट वेट फॉर समवन कि कोई आएगा, कोई बचाएगा या मैं आग पर काबू पा सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपनी जान बचाना और दूसरों की जान बचाना। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रेस्क्यू, अलार्म, कन्फाइन एंड इवैक्यूएट। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट विल हैपन व्हेन अ पर्सन इज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल शॉक एंड द करंट इज इन बॉडी इज बिटवीन 200 मिली एम्पेयर एंड 500 मिली एम्पेयर। जब किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगता है और उसके शरीर में करंट 200 मिली एम्पेयर और 500 मिली एम्पेयर के बीच होता है तो क्या होगा? ए सीवियर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, बी सर्टेन डेथ, सी पॉसिबल डेथ एंड दी पेनफुल शॉक। अगर किसी पर्सन की बॉडी पे 200 मिली एम्पेयर से लेके 500 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है तो उस केस में उसकी सर्टेन डेथ हो सकती है। मस्कुलर पेन कब तक होता है या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कब तक होता है? 50 मिली एम्पेयर तक आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि बिजली का झटका लगेगा और आप बच सकते हो, आपको एकदम शॉक लगेगा। लेकिन 50 मिली एम्पेयर से ऊपर जब करंट जाता है तो उसमें आपके बचने के चांस कम होते रहते हैं। ऊपर से अगर आप वेट हुए तो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा और बचने की पॉसिबिलिटी और कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सर्टेन डेथ। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सीडेंट में अकर while operating machine without knowledge, without safety precaution, without authority, without safety device. What are the cause of such type of accident? बिना जानकारी के, बिना सुरक्षा सावधानियों के, बिना अधिकारी के, बिना सुरक्षा उपकरण के मशीनों का संचालन करते समय दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इस प्रकार की दुर्घटनाओं का क्या कारण बनता है? ए ह्यूमन कॉसेस, बी मैकेनिकल कॉसेस, सी इन्वायरमेंटल कॉसेस एंड डी मशीन कॉसेस। देखिए, जितनी भी आप चीज नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आपको नॉलेज भी नहीं है, आपने कोई सेफ्टी प्रिकॉशन भी नहीं लिया है, आपके पास कोई अथॉरिटी भी नहीं है, यहाँ आपके पास कोई सेफ्टी डिवाइस भी नहीं है, तो ये किसकी नेग्लिजेंस के कारण हो रहा है? ये हमारी नेग्लिजेंस के कारण हो रहा है, यानी कि ये ह्यूमन कॉज है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन कॉज। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन मेडिकल फर्स्ट एड व्हाट डिनोट्स DRAB। प्राथमिक चिकित्सा में DRAB का क्या अर्थ होता है? ए डेंजर रिस्पॉन्स एयरवे ब्रीदिंग, बी डेंजर रिपेयर एयरवे ब्रीदिंग, सी डेंजर रिपेयर एयरवे बैंडेज एंड डी डेंजर रिस्पॉन्स एयरवे बैंडेज। तो DRAB की फुल फॉर्म क्या होती है? डेंजर रिस्पॉन्स एयरवे ब्रीदिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं? डेंजर के केस में हम पूरे सिनेरियो को एसेस करते हैं, देन हम चेक करते हैं कि जो भी इंजर्ड पर्सन है
वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। अगर इंजर्ड पर्सन रिस्पॉन्सिव नहीं है तो हमें एयरवे ओपन करने पड़ेंगे, यानी कि उसके चारों तरफ भीड़ ना हो। हमें कोशिश करनी है कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन और प्रॉपर एयर मिलती रहे, फ्रेश एयर मिलती रहे। और लास्ट आता है ब्रीदिंग। इन केस उसकी ब्रीदिंग चौक है, ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, तो हम यूज करते हैं सीपीआर मेथड का। सो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डेंजर रिस्पॉन्स एयरवे ब्रीथिंग। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हैज फोर्क शेप्ड नोजल? किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र में कांटा आकार का नोजल होता है? ए वाटर फील्ड स्प्रिंकलर, बी फोम एक्सटिंग्विशर, बी ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर एंड डी हेलन फायर एक्सटिंग्विशर। तो कांटा प्रकार का या कांटा आकार का नोजल किसका होता है? वो होता है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का। तो फोर्क शेप नोजल का क्या फायदा होता है? इसकी जो कवरेज होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि जितनी अच्छी कवरेज होगी उतना ही ज्यादा ड्राई पाउडर प्रॉपर्ली फैल के निकलेगा और उतनी ही आग को वो कवर अप कर पाएगा, जिससे आग जल्दी बुझेगी। सो ऑप्शन नंबर सी, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ एक्सटिंग्विशिंग अ फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने का सबसे उपयुक्त विधि क्या है? ए यूज ऑफ वेपरिंग लिक्विड, बी यूज ऑफ वाटर, सी यूज ऑफ फोम एंड डी यूज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हमें आग को बुझाना है तो हमें वेपरिंग लिक्विड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेपरिंग लिक्विड नॉन कंडक्टिव एजेंट होते हैं, नॉन कंडक्टिव एजेंट। और इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर हेलोन या हेलोकार्बन्स पाए जाते हैं, और ये हेलो और हेलोकार्बन्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। अगर ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं तो आग लगेगी ही नहीं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यूज ऑफ वेपरिंग लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ल्ड CCQ इन द 5S अप्रोच टू वर्कशॉप क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस? कार्यशाला की सफाई और रखरखाव के लिए 5 के दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द CCQ के सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, बी क्लोज डिसिप्लिन, सी सेल्फ डिसिप्लिन एंड डी रिट्रेंचमेंट। तो आपने 5S के बारे में सुना होगा। 5S कहाँ पे यूज होता है? ये वर्क प्लेस में यूज होता है। इसमें 5 S होते हैं बेसिकली। तो पहला क्या होता है? शॉर्ट, दूसरा होता है सेट इन ऑर्डर, थर्ड वन इज शाइन और फोर्थ वन इज स्टैंडर्डाइज, और जो लास्ट होता है वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन को क्या बोला जाता है? शित्सुकु। शित्सुकु क्या होता है? ये एक जापानीज वर्ड होता है, और ये कहाँ पे यूज होता है? ये वर्क प्लेस में यूज होता है या ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच इज द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम इंजर ऑन द हेड विद द रिस्क ऑफ डाइंग? सिर पर चोट लगने और मरने के जोखिम के कारण पीड़ित के लिए स्वर्णिम समय कौन सा होता है? ए फर्स्ट 150 मिनट, बी फर्स्ट 60 मिनट, सी फर्स्ट 100 मिनट एंड डी फर्स्ट 200 मिनट। गोल्डन आवर का यहाँ पे मतलब है उस पर्सन के बचने के चांसेस सबसे ज्यादा कब होंगे? फर्स्ट 60 मिनट। अगर वो पहले 60 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उसके बचने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, नेम दी सेफ्टी साइन। हमें इस सेफ्टी साइन का नाम बताना है। ए वार्निंग साइन, बी इमरजेंसी साइन, सी मैंडेटरी साइन एंड डी इंफॉर्मेशन साइन। तो ये जो गिवन साइन है ये मैंडेटरी साइन होता है। इसमें क्या बना हुआ है? ग्लव्स बना हुआ है। इसका मतलब आप जिस लोकेशन में भी जा रहे हैं वहां पे ग्लव्स पहनना अनिवार्य है। बिना ग्लव्स के आपकी एंट्री निषेध है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैंडेटरी साइन इसका राइट ऑप्शन होगा। मैंडेटरी साइन ब्लू कलर का होता है और जो उसकी शेप होती है वो सर्कल होती है, सर्कुलर होती है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, द इंसुलेशन ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोवाइडेड टू। धारावाही चालक पर इंसुलेशन किस लिए प्रदान किया जाता है? ए बोथ प्रिवेंट लीकेज ऑफ करंट एंड प्रिवेंट शॉक, सी प्रिवेंट लीकेज ऑफ करंट, सी प्रिवेंट एंड डी नन ऑफ दिस। देखिए, इंसुलेशन जो होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में वो इसलिए प्रोवाइड करा जाता है, पहला तो वो लीकेज करंट से बचाता है और दूसरा वो इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाता है। क्योंकि इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर के अंदर होता है हाई रेजिस्टेंस, तो वो करंट को बाहर फ्लो होने ही नहीं देता है, जिससे कि लीकेज करंट बचता है और इलेक्ट्रिकल शॉक भी नहीं लगता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इलेक्ट्रिकल हैजर्ड। निम्नलिखित में से कौन से विद्युत खतरे होते हैं? ए डैमेज इंसुलेशन ऑन वायर एंड ब्रोकन प्लग्स, बी ओवरलोडेड सर्किट, सी फ्लेमेबल मटेरियल नियर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो ये जितने भी आपको गिवन ऑप्शंस दे रखे हैं सच एज डैमेज इंसुलेशन। डैमेज इंसुलेशन की जैसे बात कर रहे थे हम पिछले क्वेश्चन में, अगर इंसुलेशन है तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। अगर इंसुलेशन डैमेज है तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है और लीकेज करंट भी फ्लो करेगा। अगर सर्किट ओवरलोड है उस केस में भी इलेक्ट्रिकल फायर लग सकती है।
अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के आसपास कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल है तो वहाँ पे भी आग लगने का खतरा काफी ज्यादा हाई होता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 29 है, एन इलेक्ट्रिकल लाइट फिटिंग फॉर अंडर वाटर एप्लीकेशन शुड हैव विच डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। पानी के नीचे के अनुप्रयोग के लिए विद्युत प्रकाश फिटिंग में किस डिग्री का संरक्षण होना चाहिए? तो आईपी रेटिंग की यहाँ पे बात करी गई है। आईपी रेटिंग को क्या बोला जाता है? आई का मतलब होता है इंक्रीज और बी का मतलब होता है प्रोटेक्शन। बेसिकली इस प्रोटेक्शन से हमें क्या पता लगता है कि कोई भी इक्विपमेंट कितना डस्ट रेजिस्टेंस है, यानी कि वो धूल को कितना झेल सकता है, और कोई भी मटेरियल कितना वाटर रेजिस्टेंस है, यानी कि वो पानी को कितना झेल सकता है। तो जो पहला लेटर होता है, फॉर एग्जांपल IP68 की बात करते हैं, तो जो पहला लेटर होगा वो डस्ट रेजिस्टेंस को दर्शाएगा और जो दूसरा लेटर होगा वो वाटर रेजिस्टेंस को दर्शाएगा। तो सबसे बेस्ट आईपी रेटिंग कौन सी है? आईपी रेटिंग 68। ये किसी भी इक्विपमेंट को वाटर से प्रोटेक्ट करती है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक ऑन ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स ऑन। मानव शरीर पर बिजली के झटके की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ए द लाइन वोल्टेज, बी द लाइन करंट, सी द लाइन करंट एंड लाइन वोल्टेज, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द ह्यूमन बॉडी। देखिए इलेक्ट्रिकल शॉक किस पे डिपेंड करता है कि कितना करंट एक ह्यूमन बॉडी से पास हो रहा है। वोल्टेज क्या है? कई लोग कहेंगे वोल्टेज क्यों नहीं है। वोल्टेज क्या है? ये एक तरीके का प्रेशर होता है। अब पानी के फ्लो के लिए हम एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो जितना ज्यादा हम प्रेशर क्रिएट करते हैं उतना ही पानी ज्यादा फ्लो करता है। तो वोल्टेज क्या कर रहा है? करंट को फ्लो करने में मदद कर रहा है, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर पा रहा है, वोल्टेज वो काम कर रहा है। पर अल्टीमेटली कौन इम्पैक्ट करता है बॉडी को? वो करता है आपका करंट। कितना करंट फ्लो करेगा या आपकी ह्यूमन बॉडी में कितना ज्यादा रेजिस्टेंस है। आपकी बॉडी वेट तो नहीं है, क्योंकि दो तरीके के रेजिस्टेंस होते हैं, एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, एक होता है बॉडी का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस में आपके टिश्यू आते हैं, ब्लड आता है, ये आता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आपकी बॉडी की स्किन आती है, बॉडी की स्किन वेट है या नहीं है। जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि अगर 50 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट होगा तो उससे सर्टेन डेथ हो सकती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, करंट फ्लोइंग थ्रू दी ह्यूमन बॉडी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।